हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक हो गए, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होगे अच्छे से। ठंड बढ़ गई है, कल बारिश हो गई थी बहुत ज्यादा, तो अब आप अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होगे। और चलिए हमारी जो वीडियो उसको शुरू करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो ये जो वीडियो है ये आज के इतिहास की वीडियो है। आज डेट क्या है? 30 जनवरी आज डेट है। तो 30 जनवरी की जो आज की घटनाएं हैं, जो आज के दिन आपका आज के इतिहास में घटनाएं हुई होंगी, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो हमारी सीरीज है आज के इतिहास की, हमने 1 जनवरी से शुरू की थी। और हम इसमें क्या डिस्कस करते हैं कि जिस दिन जो डेट होती है, जैसे आज डेट क्या है 30 जनवरी, तो आज की तारीख को जो भी हमारे इतिहास में घटनाएं हुई होंगी, चाहे वो हमारे देश के अंदर हुई हो या देश के बाहर, वो सारी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे देश के अंदर जो जो घटना हुई थी आज के दिन। पहली घटना क्या है? 30 जनवरी 1889 को, 30 जनवरी 1889 को क्या हुआ था? प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का जन्म। तो ये एक बहुत प्रसिद्ध हिंदी के साहित्यकार है। साहित्यकार मतलब जो साहित्यकार बोलते हैं जो हिंदी लिटरेचर के ऊपर, जैसे हिंदी साहित्यकार है तो हिंदी लिटरेचर के ऊपर काम करेंगे, इंग्लिश साहित्यकार होते हैं तो अंग्रेजी के साहित्यकार होते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर काम करते हैं। तो ये जो है, जो भी साहित्यकार होते हैं ये लिटरेचर के ऊपर जो काम करते हैं, जो लैंग्वेज होती है उनकी लिटरेचर के ऊपर, उनके ऊपर से सारा कुछ काम करते हैं, उनको साहित्यकार बोलते हैं। तो ये हिंदी साहित्यकार है तो ये हिंदी लिटरेचर के ऊपर काम करेंगे। फिर और इनके बारे में आपको मैं बताऊं, ये जो है पोएम भी लिखा करते थे, है ना, जो पोइट भी थे, है ना, लेखक थे, पोएम लिखा करते थे, कहानियां लिखा करते थे, प्ले राइटिंग करते थे, है ना, जो प्ले होते हैं, जो ड्रामा किए जाते हैं, उनको लिखा करते थे। तो ये सब चीजें ये किया करते थे। ये जो है आपके जयशंकर प्रसाद जी, इनका जन्म कब हुआ? 30 जनवरी 1889 को इनका जन्म हुआ। और इनकी अगर मैं कुछ प्रसिद्ध किताबें बता दूं जो इन्होंने लिखी है, कोई कविता किताबें जो इन्होंने लिखी है उसके बारे में आपको मैं बताऊं, तो पहले इनकी कविताएं बता, पहले ये पोएट लिखना था, मैंने गलती से पोस्ट लिख दिया था। पोएट मतलब जो कविता लिखते हैं उसको पोएट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनकी कुछ कहानियां बताता हूं मैं जो इन्होंने लिखी हैं। पहले मैं इनकी बताऊंगा कुछ ड्रामा जो इन्होंने लिखे हैं, जो ड्रामा जो इन्होंने लिखे हैं उनको बताऊंगा। पहला है आपका चंद्रगुप्ता। ये चंद्रगुप्ता जो है, ये आपके जो गुप्ता साम्राज्य था, गुप्ता साम्राज्य के राजा थे चंद्रगुप्ता। ये द्वितीय जो थे ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, बहुत फेमस राजा हैं। हम आपको सबने पढ़ा होगा, जिससे हिस्ट्री पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो जब हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो इनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको कि चंद्रगुप्ता जो है गुप्ता साम्राज्य के सब बहुत बड़े जो है, जिन्होंने गुप्ता साम्राज्य को सबसे अपने ऊपर वाले लेवल तक पहुंचाया था। सबसे ज्यादा जमीन जिन्होंने कब्जाई थी और सबसे ज्यादा काम जिन्होंने किया था गुप्ता साम्राज्य में, उनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ऊपर ये जो किताब लिखी गई है, जो ड्रामा लिखा गया है चंद्रगुप्ता, ये उनके ऊपर लिखा गया है। ओके, फिर एक है स्कंदगुप्ता के ऊपर। स्कंदगुप्ता थे एक, जो आपके गुप्ता साम्राज्य था उसी में एक स्कंदगुप्ता थे, उनके ऊपर भी इन्होंने ये जो आपका ड्रामा है ये लिखा है। तो दो ड्रामा इनके जो बहुत फेमस है वो ये हो गए। इनकी कुछ कविता मैं आपको बताऊं तो इनकी कविता है, एक इनकी है कविता कनम कुसुम। कनम कुसुम, कनम कुसुम का मतलब क्या है अगर इंग्लिश में मैं आपको बताऊं तो द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट, कदम कुसुम फॉरेस्ट के ऊपर है, मतलब जंगल के ऊपर ये कहानी है। फिर इनकी एक कहानी है, इनकी एक कविता है, ये कविता है महाराणा का महत्व, महाराणा का महत्व, मतलब जो ये किसके ऊपर थी कविता? महाराणा का महत्व। ये लिखी गई थी आपकी महाराणा प्रताप के ऊपर। इसमें महाराणा की जो ग्रेटनेस थी, महाराणा प्रताप की जो ग्रेटनेस थी, महाराणा प्रताप ने जो जो काम किए थे, उन्होंने क्या क्या काम किया, कैसे कैसे युद्ध लड़े, उन सब के बारे में सारी कुछ व्याख्या की गई है। ये जो इनकी कविता है, तो ये इनकी कुछ कविताएं। ड्रामा मैंने आपको क्या क्या बता दिया, चंद्रगुप्ता सेकंड, स्कंदगुप्ता, और चंद्रगुप्ता सेकंड इनका ड्रामा नहीं है, ड्रामा का नाम तो चंद्रगुप्ता है, ये लिखा चंद्रगुप्ता सेकंड के ऊपर गया हुआ है। और स्कंदगुप्ता, ये दोनों ही जो है गुप्ता साम्राज्य के राजा थे। फिर मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि महाराणा का महत्व, जो महाराणा प्रताप थे राजपूत वंश के, उनको सिसोदिया वंश के राजपूत राजा थे, उनके ऊपर इन्होंने वो कविता लिखी थी। ओके, तो ये इनकी कुछ कविताएं हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 30 जनवरी 1910, 30 जनवरी 1910 में क्या हुआ? भारतीय राजनेता चंद्रवर्मा सुब्रमण्यम का जन्म। ठीक है, तो चंद्रवर्मन सुब्रमण्यम जो है, इनका जन्म हुआ था किस दिन? 30 जनवरी 1910 को, 1910 को इनका जन्म हुआ था। तो ये भारत के बहुत बड़े राजनेता थे। ये जो है इंडिया के पॉलिटिशियन हुए। राजनेता मतलब जो नेता होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, उनको राजनेता कहते हैं। और इन्होंने क्या है, भारत की जो आजादी है उसके लिए भी लड़ाई की थी। आजादी से पहले ये जिनका जन्म हो गया था ना 1910 में, आजादी कब मिली? 47 में। तो इनका जन्म कब हुआ? 1910 में। तो इन्होंने आजादी के ऊपर भी काफी काम किया था, देश की आजादी के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। ये बहुत सारे मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे भी रह चुके हैं भारत की। किस किस मिनिस्टर पोस्ट पे रह चुके हैं? ये भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं,
ये भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और ये फिर आप सबसे लास्ट में क्या बने थे, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, एमएच जो लिख रहा है इसका मतलब महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र हमारे यहाँ राज्य है उसके गवर्नर। तो ये डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊं सबसे पहले क्या रहे थे, सबसे पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे थे, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। कब से कब तक रहे थे, 1964 से लेके 66 तक, 1964 से लेके 66 तक ये हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे थे। तो जो 1964 से 66 के बीच में जब ये मिनिस्टर रहे थे, कौन से एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे थे, इस पूरे फोर्स का क्या नाम, इसका पूरे का नाम क्या है, मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, शॉर्ट में इसको मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ही बोलते हैं। तो ये कब से कब तक रहे थे, 64 से 66 तक। तो इस टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, 64 से 66 तक। इस टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री थे आपके लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी रहे थे ना 64 में, जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी, 6 में इनकी मृत्यु हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की। लेकिन जिस टाइम पे ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, जो ये थे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये इनकी कौन सी टर्म हो गई, ये इनकी टर्म हो गई जो इन्होंने उसकी तरह काम किया है, जो इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर की तरह काम किया है। फिर ये इन्होंने काम किया उसकी तरह फाइनेंस मिनिस्टर की तरह, फिर उन्होंने काम किया मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बोल दीजिए या फिर फाइनेंस मिनिस्टर बोल दीजिए। ये इन्होंने कब से कब तक किया, 1975 से लेकर 77 तक। इस टाइम पे हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी, 75 से 77 तक। इस टाइम पे हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी। इस टाइम पे ऊपर जब ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में थे, जब कौन थे, जब थे आपके लाल बहादुर शास्त्री जी, और जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने काम किया, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर की तरह काम किया 75 से 77 तक, तो इंदिरा गांधी जी। आपको मैंने बताया था जो भारत में आपातकाल लगा था, जो इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, वो कब से कब तक लगी थी, वो भी आपके 75 से 77 के बीच में लगी थी। ठीक है, फिर उसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी रहे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बोल दीजिए, डिफेंस मिनिस्टर बोल दीजिए। तो इस टाइम पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, प्रेजेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह जी। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे इस टाइम पे, निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण इससे पहले जो इससे पहली टर्म थी बीजेपी की, उस टाइम पे वो डिफेंस मिनिस्टर थी। और अब कौन है, अब वो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे की। और जो आपके राजनाथ सिंह जी हैं, वो इस टाइम पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। इसके पहले जब 2014 वाली टर्म चल रही थी मोदी जी की, उस टाइम पे वो होम मिनिस्टर थे। और अब कौन है, डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी। तो राजनाथ सिंह जी जो है वो हमारे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं। और ये जो है आपके सुब्रमण्यम जी, चंद्रवर्मन सुब्रमण्यम, ये हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर रहे थे। कब से कब तक, 1979 से 80 तक, 1979 से 80 तक। इस टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, देखिए इस टाइम पे ये जो था 77 के बाद हमारे देश के 2-3 प्रधानमंत्री बदल गए थे। जैसे पहले मोरारजी देसाई जी थे, फिर उसके बाद कौन बन गए, चौधरी चरण सिंह जी बन गए। फिर 1980 में दोबारा इलेक्शन हुए, जब कौन बन गए, इंदिरा गांधी जी। लेकिन अभी इलेक्शन तो हुए नहीं है, 1980 तक की बात हो रही है ना, अभी इलेक्शन नहीं हुई, इलेक्शन तो पहले की बात हो रही है। तो इस टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, जो 79 से 80 के बीच में ये हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर बने, उस टाइम पे थे चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह, जिनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है ना मेरठ में, दिल्ली के यूपी के मेरठ में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, सीसीएस यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं, वो इन्हीं के नाम पे चौधरी चरण सिंह। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। जिस टाइम पे प्रधानमंत्री थे उसी टाइम पे ये जो है आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थे, मतलब डिफेंस मिनिस्टर थे। फिर ये महाराष्ट्र के गवर्नर कब से कब तक रहे, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र कब से कब तक रहे, गवर्नर जो महाराष्ट्र हमारा राज्य है हमारे देश का, उसके गवर्नर भी रहे। ये वहां पे रहे हैं 1990 से लेके 93 के बीच में, 1990 से लेके 1990 से लेके 93 तक। ये दिख रहा है आपको, मैं एक बार देख लेता हूँ, हाँ बहुत जगह है। तो 1990 से लेके 93 तक ये क्या रहे हैं, ये गवर्नर रहे हैं महाराष्ट्र के। तो इन्होंने बहुत ऊंची पोस्ट संभाली है हमारे यहाँ पे, जो हमारे देश है उसकी बहुत ऊंची पोस्ट संभाली है। सबसे पहले क्या बने थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने थे, जो लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे 64 से 66 तक। फिर फाइनेंस मिनिस्टर बने 75 से 77 तक, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में गए, मतलब डिफेंस मिनिस्टर बने 79 से 80 तक लेके, जब चौधरी चरण सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। फिर मिनिस्टर जो गवर्नर है, जो आपके महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर रहे कब से कब तक, 90 से लेकर 93 तक। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं जो इन्होंने संभाली है। किसने संभाली है ये पोस्ट, आपकी चंद्रवर्मन सुब्रमण्यम ने। इन्होंने एक और बहुत बड़ा काम किया था हमारे यहाँ पे एक चीज के लिए, और ये जाने जाते हैं। देखिए जो हमारे यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति हुई थी ना, हरित क्रांति,
ग्रीन रिवॉल्यूशन वो किस चीज के लिए हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति? कि हमारे यहाँ पे जो फसल है, जो खाने वाली चीजें हैं, ये सब जो खेती होती है, इनकी जो है क्वांटिटी, इनकी क्वालिटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। इसमें क्या है, हमने फर्टिलाइजर यूज करें, जो कीटाणुनाशक होते हैं इन सब का यूज करें, है ना, और हमारे यहाँ जो खेती है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। हम जो है सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। सेल्फ सफिशिएंट मतलब हम जो है अपने लिए जितना हम खाते हैं उतना उगा पाए, है ना, पूरे देश के लिए हमारे जो किसान है इतना उगा पाए कि हमारे पूरे देश की जो है पूर्ति हो पाए, हमारे पूरे देश को खाना मिल पाए आराम से, हमको कहीं बाहर से ना आ पाए। क्यों? क्योंकि देखिए 1960s के स्टार्टिंग में क्या हुआ था, 1960s के स्टार्टिंग में हमारे पास गेहूं की बिल्कुल इतनी कमी पड़ गई थी, बिल्कुल गेहूं नहीं थे हमारे पास, हमको यूएस से मंगाने पड़े गेहूं। और यूएस ने हमको बहुत महंगे और बहुत ही घटिया क्वालिटी के गेहूं दिए। उसके बाद हमारे हमारे जो नेता थे उनको सबक मिला कि हमको क्या करना है, अब हमको जो है अपने यही हमने अपने आप को हमारे ऊपर ही आत्मनिर्भर होना है। हमको अपने खाने के लिए, अपने गेहूं, अपने चावल, अपनी दालों के लिए हमें अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना है। तो उसके बाद जो है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन या फिर हरित क्रांति शुरू हुई 1960s में। ये हरित क्रांति शुरू हो गई थी, ठीक है। और हरित क्रांति शुरू होने पे हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है, मतलब जनक किसे कहा जाता है हरित क्रांति का? स्वामीनाथन जी को। किसको? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन जी को कहा जाता है क्या, ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसके, हरित क्रांति के जनक, है ना। और इन्हीं के साथ मिलके ये जो सुब्रमण्यम जी है, इन्हीं के साथ मिलके इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन में काम किया था दोनों ने। और भी कई लोग थे, इन दोनों का नाम यहाँ पे है इसलिए मैं बता रहा हूँ दोनों ने मिलकर, क्योंकि ये तो मेन आदमी है ही। ये जो है आपके सुब्रमण्यम जी और जो एम एस स्वामीनाथन जी जो है, ये तो मेन नाम है ही है, इसलिए मैं इन दोनों को बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आपकी हरित क्रांति हुई थी, वहां पे इन दोनों ने मिलकर हरित क्रांति में काम किया था। इन लोगों का पूरा वो क्या था, मोटिव क्या था, इन लोगों का मोटिव था कि जो मतलब गोल क्या था, क्या करना चाहते थे हरित क्रांति के द्वारा, कि हमारे यहाँ जो है ज्यादा से ज्यादा हम खाना उगा सके, ताकि हमारे लोगों की पूर्ति पूरी हो पाए, हम लोग जो है पूरा देश जो है खा सके और उनको बाहर से मंगाना ना पड़े। तो उसमें बहुत सारी चीज, एक चीज बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, हाई यील्ड सीड्स मतलब बीज, और हाई यील्ड वाले मतलब ऐसे बीज हमको लगाने हैं, अपने ऐसी बीजों की हमको खेती करनी है जो हमको ज्यादा से ज्यादा अच्छे वो दे, अच्छा रिजल्ट दे बाद में, मतलब ज्यादा से ज्यादा अच्छी खेती हो। इसको क्या बोलते हैं? हाई यील्ड सीड्स। इनका यूज हुआ। पेस्टिसाइड्स का यूज हुआ। पेस्टिसाइड मतलब जो कीटाणुनाशक होते हैं, जो उन पे कीटाणुनाशक लगाए जाए जो भी हम खेती कर रहे हैं, ताकि हमारे जो भी खेती कर रहे हैं उसमें कीटाणु ना लग सके और उसको खराब ना करे, फसल को कोई कीड़ा ना लग सके। तो पेस्टिसाइड्स का यूज किया। और ये हुई कहां पे थी? हरित क्रांति जो सबसे ज्यादा हुई थी वो हुई थी आपकी पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यही रिजल्ट है, देखिए यही तो रिजल्ट है जिसकी वजह से पंजाब जो है इतना सारा गेहूं उगाता है। इसको क्या बोला जाता है? ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। ब्रेड बास्केट बोला जाता है इसको, किसको? आपके पंजाब को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गेहूं इतना सारा होता है, जो इंडिया का 50% तक का जो गेहूं है ना, वो इन्हीं 3 जगहों पर होता है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। और उत्तर प्रदेश के भी जो वेस्टर्न वाला इलाका है, ये दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, जो हरियाणा से लगा हुआ है ना, ये वाला जो इलाका है, उसी इलाके में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। ये जो आपका जहां पे ये बागपति वहीं पे आ जाता है आपका, और ये जो नोएडा वगैरह ये सब जो ये पूरा इलाका मतलब बहुत लंबा इलाका है, जो वेस्टर्न इलाका है कुल मिलाकर उसकी बात हो रही है। जो वेस्टर्न इलाका है आपका उत्तर प्रदेश का, वो वाला इलाका। पंजाब और हरियाणा में ये जो था आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था, ये आपकी हरित क्रांति थी, इसमें चरम पे काम हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ के जो किसान है उनको इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। इसीलिए तो पंजाब हरियाणा में इतने बड़े बड़े किसान होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके यहाँ पे इतनी सारी चीजें उगती है, इतनी अच्छी चीजें उगती है। वो सब क्यों उगती है? ये सब ग्रीन रिवॉल्यूशन का रिजल्ट है। समझ रहे आप? जब ग्रीन रिवॉल्यूशन 60s में हुआ तो यहाँ के किसानों को फ्री बीज मिले, हाई यील्ड बीज मिले, जो बहुत अच्छे बीज हुआ करते थे, फिर पेस्टिसाइड मिले और भी बहुत सारी चीजें ऐसी मिली, तो कि अपने यहाँ की जो खेती है उसको अच्छे से अच्छा कर पाए, यहाँ के किसान कर पाए। इसलिए किसान आजकल बहुत बड़े हैं, आज बहुत बड़े किसान है। इसलिए तो है क्योंकि इनको यहाँ पे 60s में पूरा सपोर्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। यही एक क्रिटिसिज्म भी होता है, मतलब यही एक निंदा भी होती है आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन की। क्या निंदा होती है कि मान लीजिए जब ये स्टार्ट किया गया है ना, तो स्टार्ट तो चलो छोटे से एरिया से ही करते हैं, कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं पहले छोटे से एरिया पे करते हैं। जब वो सक्सेसफुल हो जाती है, जब वो सफलतापूर्वक पूरी होती है, जब तो उसको फैलाया जाता है। तो जो आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन है, स्टार्ट तो मान लीजिए आपने किया पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर आपने इसको पूरे देश में क्यों नहीं फैलाया? अगर इसको आप पूरे देश में फैलाते तो इसका पूरे देश को फायदा मिलता, लेकिन अब इसका फायदा किसने उठाया? खाली पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है उसके किसानों ने उठाया। तो ये एक निंदा की जाती है आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन की, इसको पूरे देश में क्यों नहीं फैलाया गया। समझ गया आप? तो ये मैंने आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बता दिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन से कौन लिंक है आपके? ये सुब्रमण्यम जी जो है, चिदम्बरम सुब्रमण्यम जी आपके लिंक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन से भी लिंक है। इन्होंने ये इंपॉर्टेंट सब पोस्ट भी संभाली है, हमारे देश के नेता रहे हैं, तो इन्होंने ये सब पोस्ट जो है ये सब संभाली है। तो ये इनका जो है जन्म हुआ था आज के दिन 30 जनवरी 1910 को। आगे देखते हैं।
30 जनवरी 1948, 1948, 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने आज ही के दिन गोली मारी। तो जो इनकी मृत्यु हुई थी महात्मा गांधी जी की, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, फादर ऑफ नेशन बोलते हैं ना इनको, हिंदी में राष्ट्रपिता और इंग्लिश में फादर ऑफ नेशन। तो जो महात्मा गांधी जी हैं, इनको आज ही के दिन गोली मारी गई थी। किसने गोली मारी थी? नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारी थी आज के दिन, और इनकी फिर मृत्यु भी हो गई थी आज ही के दिन। किस दिन? 30 जनवरी 1948 को। तो नाथूराम गोडसे जी ने इनको गोली क्यों मारी थी? नाथूराम गोडसे ने इनको गोली क्यों मारी थी? क्योंकि ये इनकी बहुत सारी बातों से खुश नहीं थे। किसकी? गांधी जी की बहुत सारी बातों से खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि गांधी जी जो है क्या, मतलब पहले तो इस बात से खुश नहीं थे, मतलब ये इस चीज से ठीक थे कि जो पाकिस्तान है वो अलग हो गया, तो जो मुस्लिम थे वो अलग हो गए, क्योंकि ये जो है जो हिंदू लोग हैं उनके हित में काम करना चाहते थे। लेकिन गांधी जी बोलते थे ऐसे कैसे अलग हो गया, जिसको हमारे यहाँ रहना उसको हमारे यहाँ रहने दो। मुसलमानों को ये चाहते थे कि नहीं, हमारा देश है वो हिंदू देश हो जाए पूरा। तो इस बात इसके लिए भी गांधी जी से बहुत नाराज थे, और भी बहुत सारी बातें ऐसी थी जिसकी वजह से गांधी जी से नाराज थे। फिर इन्होंने एक दिन इनको गोली मार दी। किसको? गांधी जी को। किस दिन गोली मारी आपकी? 30 जनवरी 1948 को इन्होंने गोली मार दी। किसने? नाथूराम गोडसे जी ने गांधी जी को। और फिर उसके बाद गोली मारने के बाद छुपे हुए नहीं, ये गोली मारने के बाद वहीं अपने आप को सरेंडर कर दिया। ओके, कहां पे? जहां पे इनको गोली मारी इन्होंने, वहीं पे इनको सरेंडर कर दिया। फिर वहां पे इनको पुलिस ने पकड़ लिया। फिर उसके बाद इनकी कुछ दिन बाद फांसी हो गई। इनका जो ट्रायल चला था ना, ट्रायल जो कोर्ट में चलता है, जैसे इनका ट्रायल चला था रेड फोर्ट पे। रेड फोर्ट मतलब लाल किला, जो वहां पे इनका ट्रायल चला। फिर 9 सितंबर को इनको 9 नवंबर को इनकी सजा हुई। 9 नवंबर 1949 को इनको सजा हुई, और उसके बाद इनको फांसी हो गई। इनको फांसी पे लटका दिया गया। ओके, पूरा ट्रायल इनका कहां चला? रेड फोर्ट में। रेड फोर्ट क्या है? आपको जो लाल किला दिल्ली में, वहां पे है ना, जहां पे आपका जो स्वतंत्र दिवस होता है, वहां पे झंडा फहराते हैं, वहां पे। फिर इनको जो सजा सुनाई गई, इनको फांसी होगी, कब सुनाई गई? 9 नवंबर 1949 को इनको सजा सुनाई गई। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 30 जनवरी 1960 को, 30 जनवरी 1960 को क्या हुआ? भारत के एक अर्थशास्त्री जेसी कुमारप्पा का निधन। तो ये भारत के एक अर्थशास्त्री होते हैं। अर्थशास्त्र कौन होते हैं? अर्थशास्त्री होते हैं इकोनॉमिस्ट। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनको अर्थशास्त्री बोलते हैं हिंदी में। तो 1960 में क्या हुआ कि भारत के इकोनॉमिस्ट थे कौन? जेसी कुमारप्पा। इनका निधन हुआ था आज के दिन। कब? 30 जनवरी 1960 को इनका उनकी मृत्यु हुई थी। जन्म नहीं, इनकी मृत्यु हुई थी। कब? इनका निधन हुआ था, मतलब मृत्यु मतलब निधन इनका हुआ था। कब? जेसी कुमारप्पा का 1960 30 जनवरी को। तो ये इकोनॉमिक्स है, ये जो है गांधी जी से बहुत इंस्पायर थे। गांधी जी जो है उनसे बहुत इंस्पायर थे, इनसे मिले भी थे गांधी जी कई बार, और इन्होंने गांधी जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम भी किया है। जो गांधी जी जिन चीजों को सपोर्ट करते थे, इन्होंने कॉइन भी टर्म किया है ना। कॉइन टर्म करने का मतलब एक चीज को इन्होंने नाम भी दिया। क्या नाम दिया है इनको? इन्होंने नाम दिया है गांधीनियन इकोनॉमिक। गांधीनियन इकोनॉमिक। तो जो गांधी जी जिस चीज को सपोर्ट करते थे, गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी कहते थे कि हमको जो है अपनी हमारे देश की जो इकोनॉमी बनानी है, हमारे देश को जो डेवलप करना है वो कैसे करना है? हमको पहले अपने गांव डेवलप करने हैं। हमारे जो गांव डेवलप होंगे उसके बाद धीरे धीरे हमारा पूरा देश डेवलप होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे गांव जो है यही है जो हमारी सबसे मेन चीज है। जैसे जैसे गांव डेवलप होंगे और धीरे धीरे गांव डेवलप होंगे और धीरे धीरे हमारा देश जो है पूरा डेवलप हो जाएगा। ये गांधी जी का कहना था। तो इस चीज को ये सपोर्ट करते थे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कहते थे उस टाइम पे कि हम शहर बनाते रहते हैं, उसके बाद अपने आप जो है सब कुछ डेवलप हो जाएगा। तो गांधी जी का कहना था हमको नीचे से ऊपर जाना है। जो चीज हमारे पास है पहले उसको डेवलप करो, और अपने आप डेवलप हो जाएगी और अपने आप शहर बन जाएगी एक दिन जो गांव है। लेकिन बाकी लोग क्या कहते थे? हम सीधे शहर बनाते हैं और शहर बनाने के बाद देखेंगे गांव को क्या करना है बाद में। ठीक है, ऐसे बाकी लोग करते थे। तो जो एक गांधी जी की फिलॉसफी थी ना, जो गांधी जी की फिलॉसफी थी गांधीनियन इकोनॉमी के नाम से, उसको इन्होंने किया था स्टार्ट, है ना। तो ये गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ये जो है गांधी जी ने जो आपका नमक जो सत्याग्रह किया था, साल्ट सत्याग्रह जो किया था, जो नमक के ऊपर हुआ था ना, जिसमें डांडी मार्च की थी इन्होंने, उसमें इन्होंने गांधी जी का पूरा सपोर्ट किया था। मतलब गांधी जी के से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे और गांधी जी के बहुत मतलब मानते थे गांधी जी को। कौन? आपके जेसी कुमारप्पा। ओके, इन्होंने जो गांधीनियन इकोनॉमी है उसको भी वो जो बनाई है वो इन्होंने बनाई है। ओके, मैंने आपको समझा दिया गांधीनियन इकोनॉमी क्या है ना। तो इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी 30 जनवरी 1960 को। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 30 जनवरी 1968। 30 जनवरी 1968 इसका क्या है? हिंदी साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी का निधन। जो ये माखनलाल चतुर्वेदी है, इनका निधन हुआ था। ये कौन है? बहुत बड़े साहित्यकार है। साहित्यकार मतलब कौन होते हैं? साहित्यकार होते हैं जो आपके
मैंने अभी आपको ऊपर बताया था साहित्यकार कौन होते हैं, जो लिटरेचर के ऊपर काम करते हैं। तो ये भी हिंदी साहित्यकार है, इन्होंने भी हिंदी लिटरेचर के ऊपर काम किया है, माखनलाल चतुर्वेदी ने। ओके, इन्होंने भी इसके ऊपर काम किया है, हिंदी साहित्य के ऊपर, है ना। इन्होंने भी बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी है, बहुत सारी ड्रामा लिखा करते थे, इन्होंने बहुत सारे थिएटर भी करे हैं। थिएटर मतलब क्या होता है समझते हैं आप, जो एक थिएटर्स में एक्टिंग होती है ना, जो स्टेजेस पे प्लेस किए जाते हैं, उनमें इन्होंने एक्टिंग भी की है, बहुत सारे इन्होंने लिखे भी है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। ओके, इन्होंने बहुत सारे लिखे भी हैं और इन्होंने उसके ऊपर बहुत सारे जो है लिखे भी हैं, और उनमें जाके इन्होंने एक्ट भी किया है बहुत सारों में। ओके, इनको इनको क्या बोला जाता था, इनको पंडित जी बोला करते थे, है ना। तो इनको जो है हमारे देश का पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म विभूषण। ये 3 अवार्ड होते हैं, कौन कौन से अवार्ड मैंने आपको बताए हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, फिर उसके बाद भारत रत्न। तो ऐसे करके होते हैं, नहीं ऐसे हो गई। सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे बड़ा होगा भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इनको क्या मिला है, और ये जो है आपके माखनलाल चतुर्वेदी, इनको पद्म विभूषण मिला है। कौन सा वाला, इनको ये मिला है, पद्म विभूषण इनको मिला हुआ है। किसको, माखनलाल चतुर्वेदी जी को, इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है। जो अवार्ड है पद्म विभूषण, ये इनको मिला हुआ है। एक चीज और छूट गई थी आपकी, ये जो सुब्रमण्यम जी है, इनको भारत रत्न मिला हुआ है। ये मैंने छूट गया था मेरे से, इनको भारत रत्न मिला हुआ है। किसको, सुब्रमण्यम जी जो है, इनको भारत रत्न मिला हुआ है। 1998 में इनको भारत रत्न दिया गया था। सबसे बड़ा अवार्ड होता है हमारा 1998। सबसे बड़ा अवार्ड हमारा कौन सा होता है, भारत रत्न। देश को जो किसी भी आम नागरिक, आम आदमी को दिया जा सकता है। आर्मी वाले की बात नहीं चल रही है, आम आदमी को जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया जा सकता है हमारे यहाँ कौन सा है, भारत रत्न। वो इनको मिला था, जो आपके सुब्रमण्यम जी है 1998 में। और यहाँ पे आपके जो चतुर्वेदी जी हैं, जो हम इनकी बात कर रहे हैं, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी, इनको क्या मिला था, इनको मिला था पद्म भूषण। इनको मिला है आपका पद्म विभूषण। किसको, माखनलाल चतुर्वेदी जी को आपका पद्म विभूषण मिला है। कब मिला था, 1963 में। पद्म विभूषण कब मिला था इनको, 1963 में। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, 30 जनवरी 2009। 30 जनवरी 2009 को क्या हुआ, ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स डबल मुकाबले में सानिया मिर्जा व महेश भूपति की जोड़ी फाइनल में पहुंची। तो महेश भूपति और सानिया मिर्जा दोनों कौन है, टेनिस के प्लेयर है। वो टेनिस होता है ना, लॉन टेनिस से बोलते हैं, उसके प्लेयर है दोनों। तो ये दोनों जो है, ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये किसका टूर्नामेंट होता है, इसके सबसे बड़े जो टूर्नामेंट होते हैं 4 होते हैं, है ना। इनको क्या बोलते हैं, इनको ग्रैंड स्लैम बोलते हैं चारों को। 4 कौन कौन से होते हैं, एक तो ये हो गया कि आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक आपका यूएस ओपन होता है, एक आपका फ्रेंच ओपन होता है, मतलब फ्रांस ओपन, और एक आपका होता है विंबलडन, है ना, ये यूके का होता है। तो ये 4 होते हैं। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला था, ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके 2009 में जो टूर्नामेंट होता है, हर साल होते हैं चारों, ठीक है, अलग अलग टाइम पे, चारों पूरे साल में हुआ करते हैं। ये सबसे बड़ा अवार्ड होते हैं चारों, जो आपके टेनिस में मिलते हैं, लॉन टेनिस में मिलते हैं। तो इसका जो मिक्स डबल होता है, मिक्स डबल मतलब जिसमें 2 लोग एक साथ खेलेंगे, है ना, उसमें मिक्स डबल मतलब मिक्स का मतलब लड़का लड़की, मतलब महिला पुरुष जो है एक साथ मिलके और डबल होकर खेलेंगे, ऐसा इसका मतलब होता है मिक्स डबल का। और अगर खाली डबल होता है तो महिला एक साथ खेलती 2 और पुरुष एक साथ खेलते 2, वो वाला। तो ये है मिक्स डबल। इसमें इन्होंने सानिया मिर्जा जी ने और ये महेश भूपति जी ने आज के दिन, ये 30 जनवरी 2009 को फाइनल में पहुंचे थे। ये फाइनल में पहुंचे थे, इसके बाद ये फाइनल को जीत भी गए थे। ये इनका पहला टाइटल था साथ में, तो इन्होंने ग्रैंड स्लैम पहला जीता था ऑस्ट्रेलिया ओपन का। वो कब इन्होंने जीता था, इन्होंने ये अभी तो फाइनल में पहुंचे, अभी एक आध दिन में मैं आपको जैसे आगे पढ़ाऊंगा उस दिन ये जीत जाएंगे इसको, है ना। तो अभी तो फाइनल में पहुंचे आपके जो है आपके सानिया मिर्जा जी और महेश भूपति जी, ये इनका पहला टाइटल था, जो कि फाइनल में पहुंचे थे और यहाँ पे जीत भी गए। ओके, तो मैं आपको ये जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, इनके बारे में भी आपको बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। तो एक तो ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, क्या हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन। फिर एक हो गया आपका यूएस ओपन, एक हो गया आपका फ्रेंच ओपन, एक हो गया आपका विंबलडन जो होता है, ये यूके का होता है। तो ये तो नाम से पता चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में, यूएस ओपन यूएस में, फ्रांस ओपन फ्रांस में, और ये विंबलडन जो है ये आपका यूके में होता है। यूके मतलब ये इंग्लैंड वाला जो होता है। तो सबसे पुराना जो है, सबसे पुराना यही है, ये जो है आपका सबसे पुराना कौन सा है, सबसे पुराना आपका ये है विंबलडन, जो यूके में होता है। कब होता है, 1987 में शुरू हुआ, 1877 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 1877 में। सबसे पहले ये यूके वाला शुरू हुआ था। उसके बाद कौन सा शुरू हुआ था, उसके बाद हुआ था आपका यूएस वाला शुरू हुआ। यूएस वाला जो है वो कब होता है, यूएस वाला होता है 1881 में, 1881 में। उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद आपका हुआ था फ्रांस वाला शुरू। फ्रांस वाला आपका कब होता है, ये होता है 1898 में, 1898 में आपका फ्रांस वाला होता है। उसके बाद आपका ये ऑस्ट्रेलिया वाला शुरू हुआ था, ऑस्ट्रेलिया वाला 1905 में होता है।
मतलब 1905 में शुरू हुआ था आपका। तो ये ऐसे चारों मैंने आपको बता दी कब कब शुरू हुए थे। इनमें एक और फर्क है, एक और क्या फर्क है, ये जो है आपका यूके वाला जो है, यूके वाला ये आपका जो है आपका हार्ड ट्रैक पे होता है, मतलब हार्ड कोर्ट होता है इसका। कौन से वाले का होता है, नहीं सॉरी ग्रास कोर्ट होता है इसका, ग्रास कोर्ट। ये जो है आपका यूके वाला इसका ग्रास कोर्ट होता है, मतलब कोर्ट का मतलब जहां पे खेले जाते हैं, वो होता है ना पूरा ग्राउंड सा, उसके ऊपर जिसके ऊपर खेले खेलते हैं, ऐसे ऐसे करके खेलते हैं इसको, वो जो है ग्रास वाला होता है ना, उसमें घास होती है। किसमें, यूके वाले में, जो आपका विल्बर्डन है इसमें घास होती है। कब शुरू हुआ था, ये सबसे पुराना है, 1877 में शुरू हुआ था। ओके, उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया वाला। ऑस्ट्रेलिया वाला जो है ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है ना, वो कंक्रीट की बनी हुई होती है, जो नीचे पूरा फ्लोर होता है, नीचे जो बने होता है कोर्ट, उसके ऊपर ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट के ऊपर। 1905 में सबसे नया है, सबसे पुराना ये यूके वाला है। ओके, फिर उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे यूएस वाले की। यूएस वाला जो है ये भी आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। यूएस वाला जो है ये भी हार्ड, ये दोनों जो है ये दोनों ही हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट। ये वाला आपका ग्रीन कोर्ट पे खेला जाता है। ओके, सबसे पुराना सबसे नया। फिर दूसरे नंबर पे ये शुरू हुआ था, ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। उसके बाद फ्रांस वाला शुरू हुआ था तीसरे नंबर पे, ये जो है क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। क्ले कोर्ट पे इसका जो कोर्ट बना हुआ होता है क्ले से बना हुआ होता है, उसके ऊपर फिर खेला जाता है। ओके, तो ये सारे मैंने आपको इनके टूर्नामेंट के बारे में बता दिया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे अब जो ये देश के अंदर जो हमारी घटना हुई थी, ये मैंने आपको बता दी सारी की सारी। अब देखते हैं कि विदेश में क्या क्या घटना हुई थी आज के दिन। पहली घटना क्या है, 30 जनवरी 1790 1790 को क्या हुआ था, लाइफ बोट की तौर पर निर्मित पहली नाव का टायन नदी में परीक्षण। एक मिनट हो गया, इसको सही कर देता हूं, यहाँ पे गिर गया है। तो ये आपकी एक नदी है टायन नदी, ये कहां पे पड़ती है, ये आपकी इंग्लैंड में पड़ती है, इंग्लैंड में। तो इस नदी में क्या हुआ था, इसका प्रशिक्षण हुआ था, मतलब पहली बार इसको टेस्टिंग की गई थी, किसकी, लाइफ बोट की। अब लाइफ बोट क्या होता है, देखिए जो जहाज होते हैं बड़े बड़े, जब उनको पानी में उतारा जाता है, उसमें जो है नागरिक जाते हैं इधर से उधर, उसमें लाइफ बोट दी जाती है। क्यों छोटी छोटी लाइफ बोट दी जाती है, क्यों दी जाती है, क्योंकि मान लीजिए कोई तूफान आ गया, कुछ हो गया, किसी वजह से जहाज जो है डूबने लगा, तो उसकी वजह से ये दी जाती है। जो भी आपकी वो होती है, ये इसकी वजह से दी जाती है। लाइफ बोट जो है उनको बचाने के लिए, क्योंकि तूफान आ गया है, कुछ हो गया, तो इसलिए दी जाती है, ताकि उनको बचा के छोटे वाले शिप में निकाला जा सके, इसलिए जो लाइफ बोट दी जाती है। पहली बार इसकी टेस्टिंग कहाँ हुई थी, ये पहली बार इसकी टेस्टिंग ये आपकी इंग्लैंड में हुई थी, टायन नदी में। और ये नदी कहाँ है, 30 जनवरी, सॉरी कब हुई थी, 30 जनवरी 1790 में हुई थी। और की किसने थी इसकी टेस्टिंग, हेनरी ग्रेट हेड, क्या हेनरी ग्रेट हेड थे जिन्होंने ये इसको बनाया था पहली बार। ओके, ये 2 बोट बना, मतलब जब क्या हुआ था, उसके थोड़े दिन पहले जब ये टेस्टिंग हुई, कुछ 1 साल पहले तूफान आया, उस तूफान में क्या हुआ, पूरा शिप जो है डूब गया। और जो उसमें क्रू था, क्रू कौन होता है, जो उसमें काम करने वाला होता है, वो जो है किसी को भी नहीं बचा पाया। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा तूफान आया था पानी में, समुद्र में, जिसकी वजह से डूब गया, किसी को नहीं बचा पाया। तो एक कमेटी बिठाई गई, इस कमेटी में डिसाइड हुआ कि ऐसी कोई चीज बनाते हैं जिससे क्या है, जो क्रू है वो थोड़े थोड़े लोगों को, कम से कम कुछ लोगों को तो बचा पाए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब ये पूरा वो हुई, कमेटी बैठी, उसने बात की, तो उसके कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद 2 डिजाइन जो है भेजे गए। पहला डिजाइन तो जो था वो विलियम वुड्स ने दिया था। वो क्या था, उन्होंने क्या बोला कि कॉपर की जो है हम शिप बनाते हैं, कॉपर की बोट बनाते हैं, कॉपर मतलब तांबा जो होता है, तो उसकी बोट बनाते हैं और उसको फिर हम निकाल, उसमें उनको बिठा के, जिसको बिठाना है निकाल देंगे। लेकिन वो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि कॉपर में बहुत सारी दिक्कत आती थी, पानी में डूबने का खतरा और वैसा खतरा होता था, और अगर एक बार डूब गया तो उसको सीधा करना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि बहुत भारी होता था। फिर उसके बाद इन्होंने ये वाली लाइफ बोट थी, ये जो हेनरी ने दी थी, लाइफ बोट इन्होंने दी है, लकड़ी की बनी हुई थी, है ना, वुड की बनी हुई थी, लकड़ी की। और ये जो है, अगर ये चलते में अगर ऐसे घूम भी जा रही है, तो इसको सीधा करना बहुत इजी है, और आराम से उसमें कोई भी बैठ के निकल सकता है, इसलिए ये वाली सेलेक्ट हुई आपकी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपकी, 30 जनवरी 1933 को क्या हुआ, एडोल्फ हिटलर आधिकारिक रूप से जर्मनी के चांसलर बने। एडोल्फ हिटलर के बारे में तो आप सबने सुना होगा, किसी ना किसी को हिटलर भी आपने जरूर बोला होगा, है ना। तो एडोल्फ हिटलर कौन थे, जर्मनी के चांसलर बने थे, मतलब जर्मनी के हेड बने थे। किस दिन बने थे आपके, 30 जनवरी को 1933 को आधिकारिक रूप से, मतलब जो सबने बोल दिया था, मतलब ऑफिशियली बने थे ये सबके सामने कि अब ये इनके चांसलर है। चांसलर मतलब उनके हेड कौन है, ये है। तो इनके बारे में तो आप सबने सुना होगा, वर्ल्ड वॉर 2 जो है इन्होंने स्टार्ट करवाई थी। वर्ल्ड वॉर 2 में इन्होंने सबसे पहले पोलैंड पर हमला करके, जो आपका दूसरा विश्व युद्ध था, उसके बारे में जब आपने सुना होगा, तो किसने शुरुआत की थी, जर्मनी की तरफ से किसने शुरुआत की थी, सबसे पहले जर्मनी ने। दूसरे विश्व युद्ध की बात कर रहा हूँ, पहले की बात नहीं कर रहा। पहले वाला जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, पर अभी हम दूसरे वाले के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरे वाले की शुरुआत इन्होंने की थी, इन्होंने सबसे पहले 1 सितंबर
1 सितंबर 1939 को इन्होंने पोलैंड के ऊपर हमला किया और उसके बाद आपकी शुरुआत हुई किसकी? दूसरे विश्व युद्ध की। दूसरे विश्व युद्ध की इन्होंने शुरुआत करी। पहले इन्होंने इसके ऊपर हमला कर दिया पोलैंड के ऊपर, और इसके कुछ समय बाद इन्होंने यूएसएसआर के ऊपर, मतलब जो उस टाइम पे सोवियत संघ था, रशिया था आपका, उसके ऊपर अटैक कर दिया। पूरी हुई, फिर पूरा युद्ध हुआ जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। जब हम हिस्ट्री के लेक्चर पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के, उसमें सारा कुछ आपको वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, सारा कुछ समझाएंगे। तो उसमें आपको हिटलर का जो है जिक्र बार बार देखेगा, है ना। इनका मैंने जिक्र कल भी किया था, हिटलर का किस चीज में किया था, जब मैं आपको इजराइल के बारे में कल बता रहा था। कल हमारी इसी में एक न्यूज थी कि जो आपका अंग्रेज है उन्होंने इजराइल को जो है मान्यता दी थी कल के दिन 29 जनवरी को मान्यता दी थी। 29 जनवरी 1949 को 1949 को किसको मान्यता दी थी आपकी? जो इजराइल एक देश है, इस चीज को मान्यता दी थी। तो मैंने उसमें बताया था इजराइल देश कैसे बना के, जो यहूदी होते हैं, मैंने जूस बताया था, मैं आपको हिंदी में बताना भूल गया। तो जूस को क्या कहते हैं? यहूदी जो होते हैं, यहूदियों ने अपना देश बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि जो जर्मनी में यहूदी रहते थे ना, उनको हिटलर ने बहुत मारा था, बहुत सारे, करीबन 6 मिलियन यहूदियों को मारा था। 6 मिलियन का मतलब समझ रहे आप? 1 मिलियन मतलब 10 लाख, मतलब 60 लाख तक हो गए। ये करीबन है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। इतने लोगों को, इतने जो थे, इतने यहूदियों को मार दिया था हिटलर ने। तो उसी मैंने कल भी हिटलर का जिक्र किया था इसमें। तो मैं यहाँ भी मैंने आपको बता दिया, जर्मनी के चांसलर बने थे। तो दूसरा विश्व युद्ध था, इन्होंने शुरुआत किया था। ये चांसलर बने कब? 30 जनवरी 1933 को चांसलर बने। और ये जो है इनका चांसलर वाला पद गया कब? जैसे ही मरे, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर द्वितीय के बाद इन्होंने, जब वर्ल्ड वॉर द्वितीय हार गए, दूसरा विश्व युद्ध था, हार गए, उसके बाद इन्होंने खुद को गोली मार दी और ये मर गए, ठीक है। तो ताकि इनको कोई और जो है पकड़ ना पाए। जो बाकी फोर्सेस से इनकी लड़ाई हो रही थी, किस लड़ाई हो रही थी? यूएस, रशिया, है ना, जो यूएसएसआर था उस समय पे, और यूके, फ्रांस, ये सब जो कंट्रीज है, इन सबसे इनकी लड़ाई हो रही थी। तो इन्होंने खुद को गोली मार ली जब ये हार गए दूसरा विश्व युद्ध, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, एक बार बोर्ड देख लीजिए पूरा। तो आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, बोर्ड भी आपने देख लिया होगा। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको सारा कुछ, जो कल 31 जनवरी की वीडियो होगी, उसमें सारा कुछ आपको सबसे पहले जो आपको समझ नहीं है वही समझाऊंगा। उसके बाद फिर कल की वीडियो को कंटिन्यू स्टार्ट करूंगा, कल की वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा चैनल ताकि पहुंच पाए। जब इसको आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो यूट्यूब भी इसको पब्लिश करना शुरू कर देगा, और आप भी इसको ज्यादा से ज्यादा जब दूसरे शेयर करेंगे तो और लोगों के पास पहुंचेगी, है ना। तो हमारे चैनल को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, और जिन लोगों को जानने का, मतलब जिन लोगों का कंपटीशन है, उनको भी जानने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। तो फिर कल तक के लिए धन्यवाद।